दोस्तों साथियों नमस्कार। मैं हूं आज अलीगढ़ के बौनेर में और मेरे साथ जो शख्सियत होंगे वो हैं श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील भंते जी। संस्थापक हैं धम्मभूमि फाउंडेशन पलवल हरियाणा से और अलीगढ़ में इन्होंने धम्मशिला बौद्ध विहार बौनेर जीटी रोड पर भी एक अपनी शाखा खोल रखी है। आज हम परम श्रद्धेय भिक्खु करुणाशील भंते जी के पास चलते हैं। भंते जी नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आदरणीय, बड़ा अच्छा लगा आपके दर्शन हुए और मैं लगातार कई दिनों से आपके वीडियोस देख रहा हूँ पेज पर जाके, आपके फेसबुक पर। आप बेबस, असहाय, निर्धन, दलित, शोषित, वंचित लोगों के लिए जो प्रेम का संदेश दे रहे हैं, अपनी क्षमता के अनुसार मदद कर रहे हैं। आखिर ये विचार कब से उत्पन्न हुआ मन में? मनोज जी, आज जो आपने इस कोरोना आपदा के संबंध में जो मानवीय दृष्टिकोण है उस पर चर्चा करने की जो बात कही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विचार कहां से पनपा। जब से हमने महापुरुषों को देखा और समझा है, उनकी विचारधारा को पढ़ा है, तब से समाज के प्रति एक अनुभूति का एहसास तो हो ही रहा था। हालांकि आज से पहले हमने भूख शब्द को केवल कहानियों में पढ़ा था, कविताओं में सुना था। जिंदगी में पहली बार पता लगा कि भूख की कीमत क्या है। जब तक लॉकडाउन था, हमें एक बात बहुत खल रही थी कि सरकार ने लोगों को संभलने का अवसर भी नहीं दिया। 5 दिन पहले बताया जा सकता था कि लॉकडाउन होगा, लंबा होगा, लोग अपने घर जा सकते थे, कुछ दिन के लिए राशन की व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन रात को 8 बजे घोषणा की जाती है, 12 बजे लॉकडाउन शुरू हो गया। जो जहां था वो फंस गया। पिता कहीं है, संतान कहीं है, पत्नी कहीं है, पति कहीं है, घर भी बट गए। इसमें जो सबसे बड़ी बात जो हम देख रहे थे, क्योंकि हम जिस समाज से संबंध रखते हैं, जिस समाज के बीच में रहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो हर रोज कमाता है, हर रोज खाता है। एक ही दिन में, 2-4 दिन में ही भूख सताने लगी। तो 7 काम करने वाली टीम के लोगों ने मिलकर के तय किया कि इस लॉकडाउन में हमें किसी को भूखे नहीं मरने देना है। पलवल में भी ये काम शुरू हुआ, अलीगढ़ में भी काम शुरू हुआ और भारत के भिन्न भिन्न जगह पर जो लोग इस मानसिकता के थे, समझने वाले थे, उन्होंने इसका पर काम करना शुरू किया। राशन बांटने का काम किया। एक बहुत बड़ा डर हमें भी सता रहा था कि एक तो कोरोना का भय, न जाने संक्रमण कहां से आ जाए, काम कौन करेगा, और दूसरी बात की सहयोग कौन करेगा। लेकिन ये महाकारुणिक बुद्ध की अनुकंपा थी कि सहयोग करने वाले भी निरंतर फोन पर मिलते रहे और साथ चलने वाले भी निर्भय होकर के साथ चलते रहे। मैंने देखा कि एक तरफ सारा देश भयग्रस्त है, घरों से बाहर कदम नहीं निकाल रहा है। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी थे जो भय से बाहर निकल करके लोगों के कल्याण के लिए आगे आए, अपने साधनों का, अपने संसाधनों का इस्तेमाल किया। जो घर में बैठे हमें देख रहे थे, उन लोगों ने हमें सहयोग दिया। बहुत सा काम उधार चला, दुकानदारों के अच्छे संबंध ने हमें सहारा दिया। लेकिन सबसे अच्छी बात जो निकल के सामने आई कि समाज में एक नया वर्ग का उदय हुआ जिसके मन में समाज के प्रति संवेदना थी और वो अपने घर में बैठ करके उन लोगों को समझने की कोशिश कर रहे थे जिनके पास खाने को कुछ नहीं था। उन्होंने सहयोग किया और धम्मभूमि की टीम ने लोगों के घर घर जाकर के बांटने का काम किया। लॉकडाउन लंबा चला, लोगों के सब्र का बांध टूट गया। जो दूसरे प्रदेश के लोग थे, जो कारखानों में, छोटे छोटे उद्योग धंधों में या निजी व्यवसाय में फुटपाथ पर रेडी लगाकर बेचने का काम करते थे, उन सबके पास खाने के साधन खत्म हो गए। भूख सताने लगी। ऊपर से लॉकडाउन का लंबा समय उनके धैर्य को नहीं रोक पाया और वो पैदल निकल पड़े। एक दिन हमने देखा
हमें बहुत कष्ट हुआ कि लोग कहाँ जाएंगे। अगले दिन से ही, बुद्ध पूर्णिमा से के दिन से ही हमने इस सब पर काम करना शुरू किया। जो राहगीर जो पैदल जा रहे थे उनको हमें खाना खिलाने का काम शुरू किया। एक बात की जो बहुत बड़ी पीड़ा है कि वहां से गुजरने वाले लोग लाखों थे और हम कुछ 100 लोगों को खाना खिला पा रहे थे। हमें देख के और लोग भी सामने आए। छोटे छोटे प्रयास एक बड़े प्रयास में बदलने लगे और हजारों लोगों को हमने पलवल में खाना खिलाया। पलवल राजमार्ग नंबर 2 पर स्थित है। उधर से जो कुंडी मानेसर रिंग रोड बना है, आउटर रोड, दिल्ली के बाहर का जो परिपथ बना है, उससे आने वाले लोग संख्या बहुत ज्यादा थी। एक बात जो हमें बहुत प्रभावित कर रही थी, बहुत आंदोलित कर रही थी और पीड़ा भी दे रही थी कि आज से पहले हमने वो दृश्य देखा नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय की कुछ फिल्में, उनके दृश्य भले हमारे दृष्टि पटल में थे, लेकिन अपने ही देश में एक कोरोना के डर से एक ऐसा माहौल बना कि अपने देश के लोग अपने देश में विस्थापित होने लगे और सरकार, ऐसा लग रहा था जैसे सरकार नाम की चीज नहीं है। कोई एक पक्ष है जो इन्हें सताना चाहता है, जो एक पक्ष है जो इनको मारना चाहता है। मैं उस दृश्य को देखा, आपने भी कभी अनुभव करेंगे। दिल्ली के बाहर जो ईस्टर्न पेरिफेरल वे बना है या केएमपी है, गुड़गांव के आने वाले मजदूर साइकिल लेकर के, पैदल लेकर उस पथ से निकल पड़े। सैकड़ों मील लंबा रास्ता और उस पर कहीं पर भी टोल टैक्स के अलावा पानी पीने की व्यवस्था नहीं। रात के समय जब हम खाना बांटने के लिए केएमपी पर चढ़ गए, हमारी एक टीम नीचे थी तो हम ऊपर चले गए, तो अपनी साइकिल लेकर चला हुआ एक व्यक्ति, 2 साथी उसके साथ और भी थे, सड़क पर अर्ध चेतनावस्था में था। निश्चित रूप से वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया था, उसको उल्टी आ रही थी। हमारी टीम के लोग तुरंत गए, कुछ ORS लेके आए, उल्टी रोकने की दवा लेके आए, ग्लूकोज के पैकेट लेके आए, मिनरल वाटर उसको दिया। 3 घंटे तक वो वहीं रहा, हमारी टीम भी वहां खड़ी रही। हमें नहीं पता कि बाद में क्या हुआ होगा, लेकिन सामान्य परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति होता तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता। हम नहीं जानते उसके साथ क्या हुआ होगा। और एक नहीं, प्यास से बिलखते लोगों को हमने देखा और न जाने लोग इतने निर्दयी कैसे हो गए। टोल टैक्स पर पानी की व्यवस्था थी और पानी पीने नहीं दिया। हमारी टीम के लोगों ने जाकर के टोल टैक्स के लोगों को समझाया और धमकाया कि तुम दे क्या रहे हो इन्हें। क्या इस देश के लोगों को टोल टैक्स पर लगे हुए पानी से पानी पीने का भी हक नहीं? थोड़ा समझाने के बाद, थोड़ा धमकाने के बाद वहां पानी पीने दिया। और एक बहुत बड़ी बात तो हमें विचलित कर रही थी, लोगों ने कभी कल्पना में नहीं सोचा होगा कि उन्हें हजारों मील लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। यद्यपि घर के नाम पर इन लोगों के पास ज्यादा कुछ था नहीं, फिर भी जो कीमती सामान था जिसे उनका जीवन चलना था, उसको कट्टों में बोरियों भर करके, सिर पर 30-40 किलो वजन है, गोदी में बच्चा है और चप्पलें टूट गई हैं। पति भी बोझ उठा करके साथ चल रहा है। हजारों मील का सफर एक छोटे से जीवन यापन करने की सामग्री के साथ कितना बोझिल हो रहा था, वह हमें समझ में आ रहा था। खासतौर से महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। जो गर्भवती महिलाएं थी वो तपती धूप में एक लंबे सफर के लिए तैयार नहीं हो सकती थी, लेकिन मजबूरी थी, चला नहीं जा रहा था फिर भी चल रही थी। सिर पर वजन है, गर्भ में बच्चा है, दूरी लंबी है और पैर में चप्पल भी टूट गई। महिलाएं जो सामान्य तौर पर जो घरों में चप्पल पहनती हैं वो इतनी मजबूत नहीं होती। किसी भी महिला के पैर में जो चप्पलें थी वो इतनी मजबूत नहीं थी कि वो कुछ 100 किलोमीटर भी चल सके, जबकि चलना उन्हें सैकड़ों मील था। जितना हमें बना किया, उसी दिन फैसला किया कि हमें इनको चप्पल भी देनी चाहिए।
भोजन से भूख शांत हो सकती है, लेकिन बिना चप्पलों के तो पैरों में छाले पड़ जाएंगे। 3 साल के, 5 साल के, 10 साल के बच्चों को पैदल चलते हुए देख करके मन द्रवित हो रहा था कि हम अपने बच्चों को क्या हजारों मील लंबी पैदल यात्रा पर ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि उन बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं थी, क्योंकि जिन परिवारों से वो निकल के आ रहे थे उन परिवारों में छोटे बच्चों के लिए चप्पलें होती भी नहीं है। हमने तय किया कि हम उन्हें चप्पल पहनाएंगे। पहले दिन की घटना है, रात के लगभग 11 बज रहे थे। हम खाना खिला रहे थे। खाना खिलाने के बाद देखा कि एक बच्चे की एक चप्पल हमारे वहां रह गई। जब दूसरा बैच खाने के लिए बैठा तो एक चप्पल पर नजर गई, तो मैंने पूछा ये चप्पल किसकी है? उस बच्चे की होगी जो यहां बैठा था। हमारी टीम का एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लेकर के उसके पीछे गया। 1 किलोमीटर के बाद जब उसने उस ग्रुप को पहचाना, पूछा ये चप्पल किस बच्चे की है? तो उस बच्चे की मां उसको थप्पड़ मार रही थी कि तूने चप्पल क्यों घुमा दी, तूने चप्पल क्यों गिरा दी। उस मां की मजबूरी देख सकते हैं, उस बच्चे की लाचारी देख सकते हैं। जो यात्रा का एकमात्र साधन था वो भी छूट गया था। आप समझ सकते हैं कि एक चप्पल की एक मां के लिए, इस बच्चे के लिए क्या कीमत हो सकती है। हमने कोशिश की, चप्पलों की व्यवस्था की। थकी हुई महिलाओं को देखा जिनका मन चलने को तैयार नहीं था। उन्हें जीवन का लंबा सफर तय करना है। हमने ORS के पैकेट मंगवाए और प्रत्येक बच्चे को और प्रत्येक महिला को हमने ORS के पैकेट बांटे कि जब भी आपको थकावट अनुभव हो, एक पैकेट घोल करके पानी में पी लेना। इस सब बातें मैं ये इसलिए बता रहा हूं, हमने पहली बार खड़े होकर के देखा कि भूख क्या होती है। हमने पहली बार खड़े होकर के देखा कि चप्पल की कीमत क्या हो सकती है। हमने पहली बार देखा कि उस चप्पल की कीमत के साथ चप्पल ना हो तो दूरी करने की सजा क्या हो सकती है। एक छोटी सी घटना मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। रात के लगभग 12 बज रहे थे। हमारी टीम भी सोच रही थी वापस चलें, थोड़े पैकेट बच गए थे, लेकिन हमने निश्चय करके चलते थे कि हम कोई भी सामान वापस लेके नहीं आएंगे जब तक वो नहीं पटेगा, लौट के नहीं आएंगे। 10-12 नौजवानों का एक झुंड वहां से गुजर रहा था। हमने रोका कि खाना खाओगे, और रुक गए और खाना खाने लगे। एक नौजवान जिसकी उम्र मुश्किल से 25 और 30 वर्ष के बीच रही होगी, वो खाना खा रहा था और सुबकियां ले लेकर रो रहा था। एक टुकड़ा तोड़े और रोने लग जाए। हमने पूछा कि भाई तू खाते हुए रो क्यों रहा है? उसने बताया कि 4 दिन से चल रहा हूं और 4 दिन में पहली बार मैंने खाने को देखा है। हमें पहली बार समझ में आया कि एक वक्त के खाने की कीमत क्या होती है। ये सारे वो अनुभव हैं जिसके दौर से हम गुजरे, लेकिन हर घटना ने हमें मजबूत बनाया। हमारे साथी और मजबूत बने कि हमें इस काम को रोकना नहीं है। और एक बात उभर के आई, कोरोना एक महामारी है। भले ही हम इससे किसी को ना बचा पाए, भले हम इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय ना कर पाए, क्योंकि ये सारा काम सरकार के अधीन है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि कोई व्यक्ति भूख से न मर जाए। और इस स्लोगन ने, इस बात ने हमें धैर्य दिया, साहस दिया, और हम लगातार खाना खिलाने का काम करने लगे। पलवल में हमने एक आह्वान भी किया। सभी लोगों से कहा आप अपने अपने घर से 5-5, 10-10 लोगों के लिए खाना बना करके हमें दो। 8 तारीख का दिन था, मदर्स डे था। हमने मदर्स डे पर घोषणा की कि हमारे साथ कुछ लोग बैठे थे,
और वो अपनी माँ के लिए बधाई संदेश लिख रहे थे। हमने कहा कि एक माँ के लिए इससे बेहतर संदेश क्या हो सकता है कि वो मदर्स डे पर जो भूखे लोग हैं उनके लिए खाने की व्यवस्था करें। और हमारे पास बहुत सारी रोटियां, दाल, सब्जी इकट्ठी हो गई। और एक बात जो देखी हमने, लोगों की भावनाओं को देखा। जो घर में जैसा खाना था उसने वैसे ही बना के दिया। रोटियां देसी घी से चौपड़ने के बाद सिल्वर फॉइल में बंद करके अचार के साथ, सब्जी के साथ, यहां तक कि सलाद के साथ भी खाना भेजा। आम व्यक्ति की जहां तक बात है, वो इस मुद्दे पर साथ था। गरीब व्यक्ति इस मुद्दे पर साथ था, जिसके घर में अगले दिन के लिए खाना नहीं था, वो भी हमारे साथ खड़ा था। लेकिन एक बात जो आज भी हमें विचलित कर रही है, इस देश का पूंजीपति, इस देश का सरमाएदार, पैसे वाला व्यक्ति, अधिकारी, वो सारे शांत बैठे थे। मैं नहीं जानता कि कोई योजना है या कोई अनजाने में आई प्राकृतिक आपदा। हम कोरोना को नहीं बचा सकते थे, लेकिन भूख से लोगों को बचा सकते हैं। क्या एक सरकार की इच्छा शक्ति में यह नहीं होना चाहिए? और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि निकट संबंध से, पास बैठने से कोरोना का प्रकोप बढ़ जाता है, लेकिन लाखों के लाखों लोग जत्थे के जत्थे बना करके पैदल चल रहे हैं, एक ही नल से सारे पानी पी रहे हैं, एक ही जगह बैठ के आराम कर रहे हैं, एक ही छाया के नीचे बैठे हैं, एक ही पेड़ के नीचे बैठे हैं। ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनको कोरोना से बचा सकती थी? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनको घर भेजने के लिए सरकार उनके लिए रेल नहीं चला सकती थी? आज भी बसें चल रही हैं। जब 50 केस रोज आ रहे थे तब तो लॉकडाउन था, और आज 6000 से ज्यादा केस आ रहे हैं तो बसें चल रही हैं। कोटा से 300 बसें भेज करके छात्रों को बुलाया जा सकता है, क्योंकि कोटा में पढ़ने वाले डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए गए थे, वो आम गरीब व्यक्ति के बच्चे नहीं थे। विदेश में फंसे हुए लोगों को हवाई जहाज से बुलाया जा सकता है, लेकिन देश के ही लोगों को पैदल चलने के लिए मजबूर किया है। कौन सी मजबूरी थी? सभी लोग उन्हें मजदूर के रूप में देख रहे हैं कि वो प्रवासी मजदूर थे। ये बात नितांत गलत है कि वो मजदूर थे। ना वो प्रवासी थे, ना वो मजदूर थे। वो इस देश के नागरिक थे, और इस देश के निर्माण में चलने वाले कारखानों में काम करके वो न केवल आजीविका कमाते थे, बल्कि देश के विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो मजदूर जीवन की कीमत देकर के दिन रात एक करके 24 घंटे कारखानों में काम करता है, तपती भट्टियों में तपता है, वजन को कंधे पर ढोता है, चंद पैसे लेकर के भले अपनी आजीविका कमा रहा है, लेकिन देश के निर्माण का भार तो उसी कंधे पर टिका है। उसके साथ ही शैतानी क्यों की गई? उसके साथ ही बदतमीजी क्यों की गई? इस देश की रेल के संसाधनों में, इस देश की मोटर गाड़ियों के संसाधनों में क्या उसका खून पसीना नहीं है? भले ही पूंजीपति लोग कमा करके टैक्स देते हों, लेकिन पूंजीपति जो कमा रहा है उसकी कमाई में इस देश के आम व्यक्ति का खून पसीना शामिल है। एक मजदूर का खून पसीना बहता है जब पूंजीपति के घर में पैसा आता है, वो सरकार को टैक्स देता है। टैक्स देने वाले हवाई जहाज में उड़ते हैं, टैक्स देने वालों के बच्चे बसों में बैठ करके सुरक्षित चले जाते हैं, और जिन लोगों के कारण उनकी आमदनियां बढ़ी हैं, कारखाने चले हैं, उन लोगों को घर जाने के लिए चप्पलें भी मुहैया करवाने तक का साधन नहीं जुटा पाई। मैंने देखा उन लोगों को जो पानी की खाली बोतलों को रस्सी के सहारे पैर से बांध करके अपनी दूरियां तय कर रहे थे। मैंने देखा उन महिलाओं को जिनके पैरों में छाले पड़ गए थे, जो सड़क पर भी अपने खून के निशान छोड़ती जा रही थी। ये राजमार्ग यातायात के साधनों को गति देने के लिए बनाए गए थे। जिन राजमार्गों को 2 लेन से बढ़ाकर 4 लेन किया गया, 4 लाइन से बढ़ाकर के 6 लेन किया गया,
उन्हीं राजमार्गों पर जहां सराटेदार गतियां होनी थी मोटर व्हीकल्स की, इस देश का आम व्यक्ति अपने खून के सने हुए कदमों से निशान छोड़ रहा था। और इस घटना को और ज्यादा भयानक बनाया इस देश की पुलिस ने। अलवर से लखनऊ जाने के लिए लोग निकले और पुलिस ने पीट करके उन्हें एक ट्रक में बिठाया और वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली की पुलिस ने पीटा तो गुड़गांव पहुंच गए और गुड़गांव से पैदल पैदल चलते हुए जब पलवल तक आए, हमने पूछा कि वो उस समय भी रात के लगभग 10 बज रहे थे। हमने पूछा कि भाई खाना खाओगे? महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और नौजवान भी थे। उनके मुंह से ये भी नहीं निकला कि वो खाना खाएंगे। डर इतना उनके दिमाग पर हावी था। पूछने पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से बताया कि यहां तक आने में हमें 2 दिन लग गए और 4 बार पुलिस ने पीटा है हमें। हाथ जोड़ के कहने लगे, साहब अब तो कोई नहीं पीटेगा। इस देश के आम व्यक्ति के साथ मजदूरों का नाम लेकर के जो खेल खेला गया, हो सकता है जिन्होंने लाठियां मांझी हैं, जिन्होंने लाठियां बरसाई हैं, उनके हृदय को शांति मिल गई हो, लेकिन एक नफरत का बीज जो बो दिया गया है, ये आने वाले समय में हो सकता है कभी दिलों को ना मिलने दे। आज कोई मजदूर बना है तो मजदूर सिर्फ इस देश की आर्थिक नीतियों के कारण बना है। जो व्यक्ति दिन रात काम करता है, अगर आज भी वो खाने का मोहताज है तो इस देश की नीतियां जिम्मेदार हैं। छोटे बच्चे पैदल चल रहे हैं, गर्भवती महिलाएं पैदल चल रही हैं, लेकिन हम सब असहाय होकर देख रहे थे। हम जितना कर सकते थे उतना करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से सामने आई है, भले इस देश का व्यक्ति कितना शिक्षित हो गया हो, लेकिन उसके मन में, उसके हृदय में आज भी नफरत की खेती बहुत लोगों ने बो रखी है। वरना तो ऐसे असहाय लोगों पर पुलिस के डंडे ना पड़ते। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश का वो व्यक्ति जो अपने प्रदेश को छोड़ करके, अपने पत्नी बच्चों को छोड़ करके, अपने माता पिता को, अपनी संपत्ति को छोड़ करके और दिल्ली जैसे महानगरों में, लुधियाना जैसे शहरों में, गुड़गांव जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में आकर के अगर देश के विकास में योगदान दे रहा है और थोड़े से पैसे कमा करके खुद रोटी खा करके परिवार को चला रहा है, क्या वो गुनाहगार है? उनके साथ गुनाहगार होने का सलूक क्यों किया गया? उनके साथ लाठियों की प्रहार क्यों की गई? और मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, जो लोग सैकड़ों मील दूरी तय करके कहीं पहुंच गए तो वहां की पुलिस ने उन्हें रोक लिया, घंटों बिठाए रखा और फिर डंडों से प्रहार किया। और इस देश का, मैं सभी लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, व्यापारी वर्ग बड़ा निष्ठुर हो गया। बहुत सारे बिहार जाने वाले लोग नई नई साइकिल लेकर के वहां से गुजर रहे थे। हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि उनसे पूछ लेते हैं कि ये साइकिल लेकर क्यों निकले। उन्होंने कहा खाने को कुछ था नहीं, मकान मालिक किराया मांग रहे थे, बार बार हमें खाली करने की धमकी दे रहे थे। बाजार में जाके हमने पूछा कि साइकिल कितने की मिलेगी, तो बताया कि 3700 रुपये में साइकिल मिलेगी। हमने अपने घर में फोन करके उधार का पैसा लेकर के जब पैसा मंगवाया और साइकिल लेने के लिए गए तो कहा कि 4700 में मिलेगी, 1 रुपया कम नहीं मिलेगी। क्या उन बेईमान लोगों के पेट भर जाएंगे? एक दुकानदार ने 100 साइकिलें बेच ली होंगी, 1 लाख रुपया कमा लिया होगा, तो क्या 1 लाख रुपए लेकर के वो ज्यादा जी पाएगा? उन लोगों की पूछिए जो उधार के पैसे लेकर के और साइकिल लेकर के हजारों किलोमीटर की दूरी तय करनी है और रास्ते में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। ये साइकिल के टायर इतने मजबूत नहीं है कि 1000 किलोमीटर दूरी तय कर सके। कौन सोचे? व्यापारियों को तो मुनाफा कमाना है, और वो भी मुनाफा इतना ज्यादा, और वो भी मजदूरों से। मेरे पास शब्द नहीं इनके लिए कहने के लिए। जो आपातकाल में, संकट काल में अपने ही नागरिकों को लूटने की योजना बनाए, उससे बड़ा देशद्रोही कोई हो सकता है? संकट काल है,
कोरोना की महामारी फैली है, लोगों को जीवन बचाना भारी पड़ रहा है, और अपना ही नहीं परिवार का जीवन भी बचाना है, उन्हें भूख से मरते हुए बचाना है, और वो लोग अपने घर जाने की योजना बना रहे हैं। सरकार ने साधन बंद कर दिए, अपने साधनों से चलना चाह रहे हैं, तो व्यापारी भी लुटेरा बनकर के सरेआम लूट रहा है, और प्रशासन मूक दर्शक बनकर खड़ा हो गया। एक साथ बैठने से कोरोना फैलता है। बाद में सरकार का आदेश आया, ट्रकों में बैठ के भेजने लगे, पुलिस के लोग ट्रकों को रुकवा कर बैठाने लगे। एक एक ट्रक में जहां 20 लोग बैठ सकते थे वहां 100 लोगों को बिठाया गया। क्या कोरोना फैलने से रुक जाएगा? लगता नहीं कि गरीब लोगों को मारने की कोई साजिश है। अभी आपने देखा कि 15 साल की लड़की, कोई 13 साल की बताता, कोई 15 साल की बताता, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपने अपाहिज पिता को बिठा करके 1200 किलोमीटर की दूरी तय करके जाती है, और वो भी 7 दिन में। हम मोटरसाइकिल नहीं चला सकते 180 किलोमीटर प्रतिदिन इस गर्मी में। किसने मजबूर किया उस लड़की को? ये तो मजदूरों का अपना एक साहस है कि वो कोरोना से भी लड़ रहे हैं और भूख से भी लड़ रहे हैं। 4-4 दिन 5-5 दिन बिना खाए पैदल चल रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा सुकून मिला। हर रोज रात होने वाली एक छोटी सी लाइव देशना में, एक लाइव सूचना में हम निवेदन करना शुरू किया कि जो भी कोई देख रहा है, सुन रहा है, उसका कर्तव्य बनता है कि इन राहगीरों के लिए, अपने प्रदेश लौट रहे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करे। जो जहां वहीं पर ही करे, खुद नहीं कर सकता तो जो संगठन सहयोग कर काम कर रहे हैं उनको सहयोग करे, लेकिन कोई भूख से न मर पाए, यह हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और मुझे खुशी है उस बात को लोगों ने सुना। पूरे देश में जहां से भी राहगीर गुजर रहे थे वहां के लोगों ने खाने की व्यवस्था की। पहले 4-5 दिन तक हम अकेले थे, 1-2 संगठन और भी थे, फिर गुरुद्वारे के लोग भी आ गए, फिर दूसरे संगठनों के लोग भी आए, और बाद में मुझे खुशी इस बात की हो रही बताते हुए कि हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग थे जो खाना खिलाने का काम कर रहे थे। अब जो लोग आ रहे थे तो कुछ लोग कहते थे जब हम पीछे से खा के आए हैं, कुछ कह रहे थे हमें पीछे खिला दिया गया है, और हमें इस बात का सुकून मिला। ठीक अलीगढ़ में भी आके मैंने देखा कि कुछ लोग कह रहे थे हम पीछे खा के आए हैं, जो नहीं खा के आए उनको हम खिला पा रहे थे। इस त्रासदी में हमारी एक जिम्मेदारी बनती थी। हमने कोशिश की हम जिम्मेदारी को निभाएं, और उस कोशिश में सैकड़ों लोग शामिल हुए। अलीगढ़ में भी जब खाना बनने लगा तो हमने कहा कि लोगों के घरों से खाना मांगो। प्रयोग हमारा सफल था। एक बात मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं। हजारों साल के बाद इतिहास में एक अनूठी घटना ने जन्म लिया है। एक समाज का ऐसा वर्ग जिसकी परछाई से लोग नफरत करते थे, जिसको छूने से अछूत हो जाती थी, जिसके साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, आज उन्हीं लोगों ने एक अनूठी पहल की। उनके दिल और दिमाग में बाबा साहब की छवि थी, ज्योतिबा फुले साहू जी महाराज की छवि थी, महाकारुणिक बुद्ध की छवि थी, रविदास, कबीरदास और वाल्मीकि जी की छवि थी। उन तमाम समाज के लोगों ने, चाहे वो चमार जाति से था, जाटव था, वाल्मीकि, कोहली, सैनी, कुशवाहा, यादव, उन सबके घरों से खाना बना। उन सब ने खाना दिया और सबने खाना खिलाया। इस देश का प्रत्येक व्यक्ति जातिगत मानसिकता से काम करता था, लेकिन मुझे पहली बार बताते खुशी हो रही है कि मुझे इस दौर में, 15 दिन के इस दौर में, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो ये खाना किसके घर का बना है। आज समाज के उस व्यक्ति ने इस दायित्व को निभाया है जिसको सदियों से भोजन से दूर रखा गया। थोड़ी सी आपदा में वो सामंतवादी लोगों की ओर नजर उठाकर देखते थे, थोड़ी सी आपदा में वो उन लोगों को देखते थे जो सदियों से खिलाने का काम करते थे, लेकिन इस आपदा में वो कहीं नजर नहीं आए। इस देश का गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ पहली बार इस आपदा से मुकाबला करने के लिए। इस देश का गरीब व्यक्ति खड़ा हुआ अपने गरीब भाइयों को बचाने के लिए। और मैं समझता हूं ये बाबा साहब के आंदोलन का एक अगला पड़ाव है। ये बुद्ध की विचारधारा का
एक फैलाव है कि लोगों के मन में करुणा उपजी, करुणा का भाव पैदा हुआ। जाति को देखा नहीं, गोत्र को देखा नहीं, प्रदेश को देखा नहीं, और सबके कल्याण के लिए भोजन लेकर के खड़ा हो गया। आज भी बसों में बैठे हुए लोगों को खाना देते हैं, जो खाना खाते हैं चलते हैं, जब उनको बाय बाय करते हैं तो चेहरे की मुस्कान बताती है कि संबंध, करुणा मैत्री का संबंध और प्रगाढ़ हुआ है। तो ये संदेश लोगों तक जाना चाहिए। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, ये जीवन का हिस्सा है। हर दौर में प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं में मानवीय गुण, करुणा मैत्री के साथ हम समाज के साथ खड़े हो जाएं, ये इस देश की बहुत प्राचीन विचारधारा है, महाकारुणिक बुद्ध की विचारधारा है। हम इस पर काम करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बात न करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इस आपदा में जो लोग खड़े हुए उनके प्रति बहुत बहुत साधुवाद। जो चाहते थे कर नहीं पाए, हो सकता है उन्हें कभी मौका ना मिले, लेकिन जब भी कभी अवसर मिले हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। मानवता को बचाने के लिए जी जान की बाजी लगाकर हमें खड़ा होना चाहिए। और मनोज जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद कि इस विचार को पहुंचाने का आपने कार्य किया है और मुझे अवसर दिया है। आपके लिए भी, आपके चैनल के लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। सबका भला हो, भवतु सब मंगल।